Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ताज़ा वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके। वो है एमएसएमई एक्ट। कहा जाता है एमएसएमई एक्ट तो वैसे तो एमएसएमई एक्ट 2006 में रिलीज़ हुआ था इसका, मगर 2019 में इसमें बहुत सारे काम किए गए और आज के डेट में ये कम्प्लीटली एक रिलीवेंट एक्ट है जो इंडियन इकोनॉमी को मल्टीफोल्ड ग्रो करा सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी भी कंट्रीज़ का इकोनॉमिकल पावर बनना है, कंट्रीज़ को उसको इकोनॉमिकली ग्रो करना है, तो आपको उस कंट्रीज़ के एमएसएमई सेक्टर्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि एमएसएमई बेसिकली आपके कंट्रीज़ के इकोनॉमी का बैकबोन है। आइए हम आपको बताएंगे आज के सेशंस में कि कैसे एमएसएमई को ग्रो किया जाता है और एमएसएमई के लिए सरकार ने क्या क्या चीज़ें की है। सबसे पहले एमएसएमई किसी भी कंट्रीज़ के इकोनॉमी के लिए मल्टीफोल्ड ग्रो कराने के लिए है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप एमएसएमई सेक्टर में आ जाते हैं तो आपको ना बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं और यहाँ पे हमारे कंट्रीज़ में मिलियंस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगे इसी के बेसिस पे, क्योंकि बेसिकली एक बड़ा हाउस खोलने से बेहतर है कि कई छोटे छोटे हाउसेस खुले, जिससे कि वो आपका कंट्रीज़ को मल्टीफोल्ड अर्निंग दे सके। अब आते हैं यहाँ पे, चूँकि हम कंट्रीज़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाह रही है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमीज़ को बहुत जल्द हम अचीव भी कर रहे हैं। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमीज़ को अचीव करने का एकमात्र तरीका है एमएसएमई का ग्रोथ। तो अगर हम एमएसएमई की बात करते हैं तो क्या है एमएसएमई, इसको समझना ज़रा आप लोगों को पड़ेगा। तो हम आपको बताते हैं कि एमएसएमई कौन से सेक्टर्स को कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एमएसएमई के लिए सबसे पहले इक्विपमेंट्स, यानी जो एमएसएमई मशीनरीज यूज़ कर रहा है, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा है, उसकी भी एक लिमिट है कि वो अप टू 1 करोड़ तक का यूज़ करेगा और उसका जो है एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से अगर कम होता है, 1 करोड़ का इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है, लेस देन 5 करोड़ उसका टर्न है, एनुअल टर्न है, तो उस केस में उसको मैक्रो इंडस्ट्रीज कहेंगे। अगर वो 10 करोड़ से कम का इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है और उसका एनुअल टर्नओवर जो है 50 करोड़ से कम है, तो वो कहलाता है स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है। और जो किसी का इक्विपमेंट अप टू 50 करोड़ तक का है। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। एनआईएफएम के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि एनआईएफएम जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है, आप वो इंसान तभी बन, और वो जो है आपका टर्नओवर जिसका है 250 करोड़ से नीचे रहता है, तो वो कहलाता है आपका मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स। तो आज जब हम एमएसएमई की बात करते हैं तो ये माइक्रो है, इसके अंदर में कौन सा है, एक माइक्रो लेवल का है, फिर स्मॉल है और मीडियम है। तो मीडियम है, देखिए आपको बताया मीडियम या लार्ज एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली सेल्फ सपोर्ट होते हैं और वो अपना ग्रो मल्टीफोल्ड कर सकता है। अब बचपन में हमने बुज़ुर्गों से एक कहावत सुना था कि बड़े पेड़ के नीचे घास पैदा नहीं होते।
तो इसका मतलब क्या है कि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को अगर पनपाना है तो बड़े पेड़ की तरफ ध्यान कम कर देना है और इनके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके पास मल्टीपोल्ड फाइनेंस हैं, बड़े बड़े हाउसेस उसमें लगे हुए हैं, तो उस पर आप गवर्नमेंट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। बट आज के इस कंपटीशन मार्केट में इंडिया के इकोनॉमी में इन तीनों इंडस्ट्रीज़ की का कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। तो आई टेल यू कैसे आप इसको आप गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या सपोर्ट लेके आ रही है। तो सपोर्ट नंबर 2 क्या है आपका, तो मैं जब इस इंडस्ट्रीज़ की बात करता हूँ तो सबसे पहले आपको इस इंडस्ट्रीज़ में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है और आपको एक उद्यम के नाम से नंबर मिलता है। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि कैसे आप उद्यम में अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको MCA के गाइडलाइंस को फॉलो करना है। MCA का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, इसके गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। और ये जो है उद्यम का रजिस्ट्रेशन जो आप कराएंगे उसके लिए है आपका http://udyam-registration.gov.in, जिसके ऊपर जाके आप अपने उद्यम को रजिस्टर्ड कराएंगे, क्योंकि आपको सब्सिडी भी मिलने वाला है, क्योंकि आपको जो है इंटरेस्ट भी बहुत ही लो रेट पे मिलने वाला है, 6% के आसपास, और आपके बायर्स को बड़े सारे गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। इसलिए आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, एक आपको उद्यम नंबर मिलेगा। इस प्रोसेस को करने के लिए जो एंटरप्रेन्योर हैं उसके आधार नंबर, उसके पर्सनल बिजनेस डिटेल्स, उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको देने पड़ेंगी। इनको सबमिट करते हैं, फिर आपको कुछ डिक्लेरेशन होता है, वो डिक्लेरेशन आप फुलफिल करते हैं, फिर आपको एक आपके उस जो ईमेल आईडी है उस पर या जो मोबाइल नंबर जिसको कि आपने रजिस्टर्ड कराया उस पर एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। OTP आएगा, आप उस OTP से वेरिफिकेशंस करेंगे। इसको OTP एक बार वेरीफाई हो जाएगा तो यू रिसीव ए इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट, और फिर इस प्रोसेस को करते ही आफ्टर द सक्सेसफुल वेरिफिकेशंस योर registration will be there and you will receive a certificate of उद्यम सर्टिफिकेट that is called an MSME सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। तो क्या मिलता है आपको MSME सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो वंस आपको MSME सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सो जब हम बेनिफिट की बात करते हैं तो प्रोवाइडिंग दिस रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन के ज़माने में आपको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। आपको ना प्रायोरिटाइज सेक्टर की लैंडिंग मिलती है, प्रायोरिटाइज लैंडिंग मिलती है, यानी ये जो गवर्नमेंट का एक प्रायोरिटाइज सेक्टर लैंडिंग है उसका बेनिफिट मिलता है। आपको लोन मिलता है, लोन का रीपेमेंट भी जो प्रोसेस है वो भी सिंपल होता है, जो एक्ट है उस आपके ऊपर लगेगा वो भी
आपका ईज हो जाता है और इन सारे प्रोसेसेस को फॉलो करने के बाद आपको बेनिफिट मिलता है। तो प्रोवाइडिंग द लीगल रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलता है। सबसे पहला बेनिफिट है कि मार्केट में आपको एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन होगा, यानी आप अपने आप को जीएसटी के साथ रजिस्टर कर सकते हैं, अपने आप को अदर कंपोनेंट्स जो हैं एमसीए के गाइडलाइंस के साथ आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा है आपको डिपार्टमेंटल बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको प्रोटेक्शंस मिलेंगे आपके मार्केट में, और साथ में है एमएसएमई का जो बेनिफिट है, आप अगर एलिजिबिलिटी होते हैं तो यू विल गेट अ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आपको मिलेगा और सिंप्लीफाइड हो जाएंगे आपके प्रोसेस को, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेसिंग नहीं करना पड़ता है विथ कंपेयर टू द बिग हाउसेस। अब आप एमएसएमई में आ जाते हैं एंड उसके बाद जब इसको आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको कहता है आपका जो टाइम ऑफ द पेमेंट ड्यूज जो है, यानी जो आपके कस्टमर, देखिए कितनी बड़ी बात है मैं कहने जा रहा हूँ कि आज तक सारे गाइडलाइंस होते हैं बिजनेसमैन के लिए, ये कहता है बिजनेसमैन के बायर यानी कस्टमर के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू किया है कि इसका पेमेंट जो है टाइमली होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे क्या कहते हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, इनको टाइमली अगर पानी ना मिले, खाद ना मिले तो ये डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है, इनके बायर को दिया है हिदायत, इंस्ट्रक्शंस कि वो इसको टाइमली पेमेंट ड्यू किया करें। अगर नहीं करेंगे तो उनको भी पनिशमेंट है, यानी उनका ना वो पेमेंट जो उन्होंने अपने टाइमली उनको नहीं किया, यानी 45 डेज के अंदर में उनको पेमेंट नहीं दिया तो वो अपने एक्सपेंसेस नहीं दिखा सकेंगे, यानी अपने बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको एक्सपेंसेस ही नहीं दिखाएंगे तो उनका नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट कहती है कि भाई, और उनके लिए फिर डिक्लेरेशन भी है फॉर्म 1, जो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे व्हाट इज़ फॉर्म 1, उसका यूटिलाइजेशन क्या है। तो यहाँ पे जो हम आपको बता रहे हैं उनके लिए ये चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। और उसका ये ऐसे यूजुअली होता क्या है कि हम पेमेंट देने में आनाकानी करते हैं, अरे यार ले लेना 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद। तो अगर गवर्नमेंट जो छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर है उनके पास कैश का क्राइसिस होता है, कैश क्राइसिस होता है क्योंकि उनका फंड फ्लो उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो उस केस में उनके कई बार उनको पेरोल के लिए लोन लेना पड़ता है, कई बार उनको डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेना पड़ता है। और आपको पता है लोन जो है मार्केट से ले पाना बड़ा ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने उनके लिए गाइडलाइंस दिया, और इस गाइडलाइंस के हिसाब से हम आपको दिखाते हैं एज एन एग्जाम्पल। सपोज आपने अगर किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, किसी एमएसएमई के साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया कि इसको 60 दिन या 45 दिन के बाद, 60 दिन या 70 दिन के बाद पेमेंट देंगे, उस केस में क्या होगा। और अगर आपने बिना एग्रीमेंट का किसी का पेमेंट है तो उस केस में क्या होगा। सपोज आपका ना ये 14 जनवरी का बिल है और इसको चूंकि आपने सप्लायर के हिसाब से इसको आपको 3 फरवरी तक पेमेंट देना, 15 दिन का आपको क्रेडिट दिया गया, 60 दिन का क्रेडिट दिया गया, तो आपको इसको 3 फरवरी तक पेमेंट देना है। उस केसेस में आपको याद रखना है कि इसका ड्यू डेट जो भी होगा उसी दिन ये आपको पेमेंट करना है इसको। इसके लिए इसका जो पेमेंट शेड्यूल जो है उसी दिन का हो जाता है, उसी दिन से ये ड्यू होना शुरू हो जाता है। क्रेडिट पीरियड अगर आपका 15 दिन का दिया हुआ है तो ये जो है आपने जनवरी का है तो ये 60 दिन के बाद आएगा, तो ये 4 अप्रैल को ड्यू होगा। और अगर 15 दिन के क्रेडिट पीरियड को यहाँ पे यूटिलाइज करें तो ये जनवरी फरवरी में हमने सप्लाई किया, जनवरी का बिल था, सप्लाई फरवरी में किया 60 दिन के बाद, यानी आपको इसका पेमेंट जो है अप्रैल में देना पड़ेगा। ये तो आम से बिजनेस में चलता है, बट जब हम एमएसएमई सेक्टर में आते हैं तो ये सारे ही पेमेंट के जो टर्म्स हैं वो हट जाता है और वहाँ पे एक ही लगता है वेदर यू हैव एंटर विद द एग्रीमेंट। अगर आपने एग्रीमेंट के साथ इंटर किया है तो आपको मैक्सिमम 45 डेज का, याद रखिएगा, और अगर आपने एग्रीमेंट इंटर नहीं किया तो आपको 15 दिन के अंदर में पेमेंट देना है। फेलिंग विच, अगर आप ये पेमेंट नहीं कर पाते हैं 45 दिन में या 15 दिन के अंदर में, तो अगर आप फेल हो जाते हैं इसके, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको एक गाइडलाइन दिया है, फेलिंग विच यू हैव टू फाइल ए फॉर्म दैट इज कॉल्ड फॉर्म 1। एंड फॉर्म 1 फाइल आप कैसे करेंगे, तो हर हाफ ईयरली में आपको फाइल करना है
पहला होगा 30 अक्टूबर और दूसरा होगा आपका मार्च में। तो ये दोनों को आपको करना पड़ेगा टाइमली इसका फाइलिंग। और अगर आप इस फाइलिंग को में रीज़न भी बताने पड़ेंगे कि क्या रीज़न है, किस वजह से आपका डिले हुआ, और अगर आप रीज़न नहीं दे पाएंगे, स्पेसिफिक नहीं कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा। कितना? क्योंकि इनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के द्वारा मिलता है वो मिलता है 6.75, इसका 3 टाइम 6.75 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 20.25% आपको भरने होंगे इसके इंटरेस्ट। दूसरा है आपको फॉर्म 1 भी भरना होगा जो बताएगा कि आपको उसका क्रेडिट, उस परचेज का क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाट आई सेज, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराने से छोटे छोटे बिजनेसमैन को गवर्नमेंट के द्वारा, लॉ के द्वारा प्रोटेक्शन मिलता है। दैट्स ऑल। आपको समझ में आ गया होगा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करने, उसको करना, और वो करना बहुत टफ नहीं है, ईजी है। स्टेप्स हमने आपको समझा दिया। उद्यम का रजिस्ट्रेशन, आपको एक उद्यम नंबर मिलेगा, आप अपने इनवॉइस पर उस उद्यम नंबर को दिखा के कैरी फॉरवर्ड करेंगे और थिंग्स विल बी डन। थैंक यू। ओके।